गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे समानुपात और अनुपात में समानुपात पॉइंट देखेंगे। समानुपात होता क्या है, ठीक है। तो समानुपात जो है नाम से ही स्पष्ट है, समान अनुपात। अगर अलग अलग करेंगे तो समानुपात का होगा समान अनुपात, ठीक है। तो ऐसा समानुपात मतलब ऐसा अनुपात जिनका मान क्या है, बराबर होता है, समानुपात कहलाता है, ठीक है। समानुपात को यदि हम ए बी सी डी चार राशियां ले लें तो ए अनुपात बी और बी अनुपात ए अनुपात बी और लिख लें सी अनुपात डी, ठीक है। ए अनुपात बी, सॉरी ये अनुपात है ना, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हम ले लें तो यहाँ पे जो अनुपात है, ठीक है, इक्वल है ए अनुपात बी इक्वल सी अनुपात डी। यदि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी अनुपात डी, ठीक है। तो ये जो दो लिया गया है, दो पॉइंट जिसको अनुपात में लिया गया है, ए अनुपात डी और एक लिया गया है सी अनुपात डी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बोला गया है, इक्वल है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन दोनों टर्म के बीच में जो संबंध बता रहा है, यही संबंध उसका क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा, अर्थात समानुपात कहलाएगा। और समानुपात का चिन्ह होता है ये जो है चार बिंदु, ठीक है, ये क्या है, समानुपात के चिन्ह हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका समानुपात का चिन्ह। अब ये जो ए बी सी और डी, ये चारों क्या कहलाते हैं, समानुपात के पद कहलाते हैं। और यहाँ पे जो पहला, यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी सी डी, समानुपात का पद है। और पहला और चौथा पद, ठीक है, पहला और चौथा बोलेंगे तो ए और डी, ए और डी क्या है, और स्ट्रीम पॉइंट जिसको बोलेंगे, और हिंदी में उसको बोलेंगे मध्य पद, ठीक है, मध्य पद नहीं, चरम पद, ठीक है। स्ट्रीम पॉइंट ए व डी समानुपात के ए व डी क्या लिख लेंगे, चरम पद, चरम पद स्ट्रीम टर्म्स हैं। और बीच वाला जो बी और सी है, ये दोनों मध्य पद कहलाएंगे। मध्य पद को मेन टर्म्स बोलेंगे, बी व सी मध्य पद है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या क्या है उसको हमने बता दिया, और ये जो चिन्ह है वो क्या क्या चिन्ह है उसको बता दिया। यहाँ पे जो दो बिंदु है वो अनुपात का और चार बिंदु है वो समानुपात का चिन्ह है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका समानुपात का डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान ऐसा पद जिनका मान क्या है, बराबर है, या ऐसा दो तुल्य पद जिनके मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपात कहलाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सतत समानुपात किसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे सतत समानुपात, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन बोला जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो सतत समानुपात, सतत मतलब क्या है, कंटिन्यू, ठीक है। कोई भी काम जो है कंटिन्यू चल रहा है बिना रुके, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यू सतत। अब समानुपात, सतत समानुपात मतलब ऐसी राशियां जिनमें पहली और दूसरी राशि का अनुपात वही रहता है जो दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चलेंगे तो तीसरी और चौथी राशि का अनुपात भी इन्हीं के इक्वल में रहता है। तो इस तरीके की चलने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सतत समानुपात की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसा कि ए और बी, ए बी सी डी अप टू राशियां हैं, ठीक है।
ये क्या है, कोई राशियां हैं। यदि A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B कहने का मतलब है A बटे B बराबर B बटे C, ठीक है। पहली और दूसरी राशि का अनुपात वही रहता है जो दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात होता है, और तीसरी और चौथी राशि का अनुपात भी इन्हीं के बराबर होता है। इस तरीके से और जो भी इधर पॉइंट होगा इसमें उसका अनुपात भी इन्हीं के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चलने वाली प्रक्रिया है वो क्या प्रक्रिया कहलाएगी, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की प्रक्रिया कहलाएगी। और ये जो टर्म्स चल रहे हैं ये कहलाएंगे सतत समानुपात में कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सतत समानुपात। यहाँ पे सतत क्यों बोला गया है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिया गया वही पॉइंट यहाँ पे लिया गया है, मतलब बीच में कोई भी बिंदु आपस में छूटे नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखेंगे इसके बेस में क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि 29 रुपए में यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है। तो आपके पास दिया गया है 29 पुस्तक का मूल्य जो है वो 783 रुपए है, ठीक है। अब इतने रुपए में आपको बुक लेकर आना है, तो बोला गया है कि कितना बुक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, दिया है 29 पुस्तकों का मूल्य 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए, ठीक है। अब हम यहाँ से एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे तो ये 29 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक पुस्तक का प्राइस मिल जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर 29 इधर पक्षांतर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखिए, 783 को आप 29 से भाग देंगे। 29 दूने कितना आ जाएगा, तिया में करेंगे, चलिए देखते 3 में करेंगे, 3 निया 27 का 2 7 हासिल 2, 3 दूने 6 2 8, ठीक है। इससे तो ज्यादा हो जा रहा है तो 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 निया 18 और 2 दूने 4 और 1 5, बच गए 203, ठीक है। अब इस 29 का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 203 आना चाहिए, ठीक है। उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो 7 से होगा, ये होता है 203, ठीक है। तो इस तरीके से एक पुस्तक का मूल्य हमें मिल जाएगा 27। यहां से आप लिख सकते हैं एक पुस्तक का मूल्य 27 रुपए, ठीक है। ये तो आपको एक पुस्तक का मूल्य पता चल गया। अब प्रश्नानुसार 214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी बोला है, ठीक है। प्रश्न में देखेंगे 214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, तो हम मान के चलते हैं, माना कि 214 रुपए में 100 पुस्तकें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि 200 नहीं 2214, सॉरी 2214 रुपए में 100 पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है। माना कि 2214 रुपए में एक मिलने वाली पुस्तकों की संख्या क्या है, 100 है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अब 100 पुस्तक तो मिल रही है और एक पुस्तक की वैल्यू कितनी है, सॉरी प्राइस कितनी है,
27 रुपए। तो यहाँ पे हमें x क्या है, हमारे पास पुस्तकों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर पुस्तकों की संख्या। ठीक है, जहाँ x बराबर पुस्तकों की संख्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x पुस्तकों की संख्या है और जितने पुस्तक होंगे सभी का प्राइस कितना कितना होगा, पर पुस्तक का प्राइस 27 रुपया होगा। ठीक है, 27 रुपया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 27x बराबर 2214। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, पुस्तकों की संख्या है। पुस्तकों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर हो जाएगा 2214 बटे 27। ठीक है, इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 पॉइंट लेंगे तो ये तो 27 से छोटा हो जा रहा है, तो 3 पॉइंट लेके चलेंगे तो x बराबर आ जाएगा, देखिए करके देखेंगे, 27 गुणित 6 से करेंगे छोटा हो जाएगा, 8 से करके देखते हैं। ठीक है, 8 सत्ते 56 और 8 दूने 16, 4 20 और 1 21, 216। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 221 है, तो ये आ जाएगा, कर लेंगे 22 14 और ये 27। ठीक है, 8 से किए 216 मिला, 16 4 20, 5 आ जाएगा। ठीक है, 54, 27 दूनी कितना होता है, 54, तो ये आ जाएगा 82। ठीक है, तो x हमारे पास क्या था, पुस्तकों की संख्या थी। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, अतः 2214 रुपए में 82 पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे समझिए कैसे बनाना है। तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपके पास दिया गया है, यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन या एक और तरीके से बन जाता, यहाँ पे आपका 3 पद दिए रहते। ठीक है, और चौथा आपको नहीं दिया रहता, तो बोला जाता है कि चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए या चतुर्थ पद का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसी तरीके का ही बनाना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं हम चौथा पद क्या है, x है, जैसा यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब चौथा पद x है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, x का मान निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका दिया है आपके पास 14:35 मतलब 14/35 बराबर, समानुपात को बराबर लेंगे 16/x। अब इस x का मान आपको निकालना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। चलिए, और 14 का x के साथ गुणा 14x और 35 का 16 के साथ गुणा। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 35 गुणित 16 बटे, इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूने 14 और 7 पंचे 35। ठीक है, 35/14 गुणा 16, 7 दूने 14, 7 पंचे 35, 2 एकम 2 अट्ठे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 गुणा 8। ठीक है, तो x का मान आपको मिल जाएगा 8 पंचे 40 और यही आपका आंसर है। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो x बराबर 40। यहाँ पे चतुर्थानुपाती पद निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप लिखते हैं आंसर में कि वह चतुर्थानुपात पद क्या है, आपका चतुर्थानुपात का मान 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालना था, x का मान निकालिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे। दिया गया है संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो इन संख्याओं में ऐसा कौन सी संख्या जोड़े जो ये एक दूसरे क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो चलिए देखते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास दिया रहता है तो उसको मान के चलेंगे, जो क्वेश्चन बोला गया है कि क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं हम उस संख्या इस पॉइंट में इन बिंदुओं में एक से संख्या जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि हर एक संख्या में x जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए, तब क्या मिलेगा हमें देखेंगे। 10 प्लस x अनुपात हो जाएगा 18 प्लस x समानुपात हो जाएगा 22 प्लस x अनुपात 38 प्लस x। इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस x बटे 18 प्लस x और बराबर 22 प्लस x बटे 38 प्लस x। प्रश्नानुसार है ये। ठीक है, तब प्रश्नानुसार लिख लेंगे यहाँ पे। इतना समझ में आ गया। अब जैसा कि मैंने बोला था, इसका क्या कर लेते हैं, इस टाइप का जब आएगा तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ। तो चलिए 10 प्लस एक्स और ये है 38 प्लस एक्स इक्वल टू 22 प्लस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 38 का 10 के साथ तो 380 प्लस 38 का x के साथ तो 38x प्लस 10 का x के साथ तो 10x प्लस x का x के साथ तो x का स्क्वायर। फिर 18 का 22 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 18 दूने 36, 18 दूने 36 और 3 39 प्लस 18 का x के साथ तो 18x प्लस 22 का x के साथ तो 22x प्लस x का x के साथ x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिल गया। अब इन सब पॉइंट को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे जितना है सब प्लस में है, इधर आके आपको क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए देख लेंगे, 380 प्लस इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48x प्लस x का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर तो माइनस 396, 18 और 22 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 40, तो ये हो जाएगा माइनस 40x माइनस एक्स का वर्ग बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे समान राशि वाले को। एक्स का स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और फिर बच गया आपका, देखिए 380 में 396। ठीक है, मतलब 396 में आपको 380 घटाना है, तो कितना बचेगा, माइनस 16 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जो बड़ी संख्या है उसके सामने में माइनस का चिन्ह लगा है। और फिर है प्लस आपके पास 48x में 40x घटाना है, 48 में 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 बराबर 0। ठीक है, x भी है ना इसमें। अब ये 16 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया 8x बराबर 16। चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख देती हूँ 8x बराबर 16। x का मान निकालना है तो x को रखेंगे, 8 को पक्षांतर कर देंगे, इधर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 8 दूने 16। ये आपका x, मतलब क्या बोला गया था, माना कि हर एक संख्या में x जोड़ दिया जाए। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिसको हम जोड़े तो ये पॉइंट जो दिया है वो राशि क्या बन जाए, हमारी समानुपात में आ जाए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे आंसर में कि वह संख्या 2 है। ठीक है, अतः वह संख्या क्या है, अतः वह संख्या 2 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे समझ में कैसे बनाना है, तो ये तो रहा आपका चौथा प्रश्न।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपके पास दिया गया है, यदि ए और बी का मध्यानुपाती सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन में बोला गया है वैसे लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यह दिया है, लिख लेंगे ए व बी का मध्यानुपाती क्या है, सी है, अर्थात ए अनुपात सी समानुपात क्या लिख सकते हैं, सी अनुपात बी लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे ए बटे सी बराबर सी बटे बी। ठीक है, ये इसको ले लेते हैं आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। इतना को लेके चलना है और इतना सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ए प्लस सी बाई बी लाना है। तो चलिए देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अलग अलग बटे के रूप में लिख लेंगे, ए स्क्वायर बटे ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए ऊपर में जो है वो ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या है, ए का 2 बार गुणा है। नीचे में एक ए है तो ऊपर नीचे से हम एक कटा सकते हैं, एक कट गया तो यहाँ पे ए बटे बी बचा। ठीक है, प्लस यहाँ बी स्क्वायर है, नीचे में एक बी है तो बी से बी कैंसिल होगा तो बी बटे क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो बी बटे ए है इसका मान आप निकालेंगे। ठीक है, बी बटे ए, हाँ यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ए व सी का मध्यानुपाती बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ए और सी का मध्यानुपाती बी है तो ये आपका जहाँ पे मैंने सी लिखा था वहां पे बी रहेगा और जहाँ पे बी लिखा था वहां पे सी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा ए बटे बी बराबर बी बटे सी। ठीक है, अब देखेंगे ये जो हमारे पास b बटे ए है, ठीक है, यहाँ से आप b बटे ए निकाल सकते हैं ना। b बटे ए का मान हम क्या रख दें, यहाँ से निकाल के रख दें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ b बटे ए बराबर क्या आ जाएगा, c बटे b। ठीक है, तो b बटे ए का मान रखने पर इसको ले लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, समीकरण एक से b बटे ए का मान, इसको ले लेंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, समीकरण एक से b बटे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे बी प्लस बी बटे ए की जगह में हम रखेंगे सी बटे बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे नीचे वाला पॉइंट आपका बी भी है, इसका एलसीएम आपका बी आ जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो ये ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, और क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर हमें मिल गया ए प्लस सी अपॉन बी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रूफ। ठीक है, कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया। तो ये तो रहा आपका 5वां प्रश्न। अब इसके बाद आपके बुक में और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा फिर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।